क्या है, फोर्स जब किसी बॉडी पे अप्लाई करते हैं वो इफेक्ट प्रोड्यूस करती है, या तो उसकी मोशन चेंज करती है या उसकी शेप चेंज करती है, बॉडी की डायमेंशंस चेंज करती है। ठीक है, अब जैसे कि एग्जांपल्स हैं इसकी, हम इसकी एग्जांपल लेते हैं कि ये इसकी शेप मोशन कैसे चेंज करती है। एक बॉल है हमारे पास, उसको किक करेंगे, वो रेस्ट पे थी, जब किक की तो वो मूव करना शुरू कर दी। इसी तरह से पुल करती है ये। पुल कैसे, पुल करें तो फोर्स लगेगी, लाइक कार्ट है उसको हॉर्स पुल करता है, उसकी मोशन आ जाती है। ठीक है, इंक्रीज करती है मोशन को, जैसे हम साइकिलिस्ट की एग्जांपल ले सकते हैं कि साइकिलिस्ट जा रहा है, उसने पैडल पे जो फोर्स लगाई और उसकी स्पीड इंक्रीज होगी। इसी तरह फोर्स इज यूज टू डिक्रीज द मोशन स्पीड, जैसे गाड़ी जा रही है उसकी ब्रेक सप्लाई करती, तो वो फोर्स के कारण उसकी जो स्पीड है डिक्रीज होगी। इसी तरह से जैसे अब और एग्जांपल्स हैं, जैसे ये शेप कैसे चेंज करती है। शेप चेंज करने की एग्जांपल्स हम ले सकते हैं, एक आप पिस्टन लो, पिस्टन के जब कंप्रेस करते हैं तो हवा की जो है वो वॉल्यूम कम हो जाता है, डायमेंशन चेंज होगी उससे। ठीक है, इस तरह बहुत सारी एग्जांपल्स है साइज चेंज करने की, और या शेप चेंज करने की। एक एग्जांपल और है, जो मिठाई की शॉप्स पे जाओ तो वर्क लगा होता है उसके ऊपर, तो ब्रिक जो सिल्वर की लेयर होती है वो कैसे बनाते हैं, उसको सिल्वर का पीस लेते हैं, उसको बीट करते हैं वुडन हैमर से, लगातार बीट करते रहते हैं। जब वो बिल्कुल पतला हो जाता है तो वो फोर्स लगने से उसकी डायमेंशंस चेंज होगी। अब इसके ये फोर्स पढ़ते पढ़ते हमें एक और जो हमें एक चीज का ध्यान रखना है कि रिजिड और नॉन रिजिड बॉडी की होती है। रिजिड बॉडी होती है जिसकी डायमेंशंस फोर्स लगने से चेंज ना हो, दैट बॉडी इज कॉल्ड रिजिड बॉडी। और नॉन रिजिड बॉडी है जिस पे हम फोर्स लगाएं उसकी डायमेंशन चेंज होगी, वो है नॉन रिजिड बॉडी। ठीक है, जैसे रिजिड बॉडी है उस पे जब हम फोर्स लगाएंगे तो वो मूव करना शुरू कर देगी, उसकी डायमेंशन चेंज नहीं होगी। जैसे एक टेबल है, टेबल को मैंने फोर्स लगाई, आगे चेयर उसके साथ जुड़ी हुई है तो वो भी मूव करेगी, चेयर भी, यानी कि फोर्स को ट्रांसफर भी कर देती है रिजिड बॉडी। लेकिन नॉन रिजिड बॉडी की एग्जांपल आप लो, अगर हमारे पास सोफा है या चेयर है, उसकी बैक पे स्पॉन्ज लगी होती है, जब हम उस पर फोर्स लगाएंगे उसकी सबसे पहले डायमेंशन चेंज होगी, वो प्रेस होगी, फिर उसके बाद वो उस पर फोर्स लगेगी, काम करेगी, फिर मूव करेगी। इस तरह नॉन रिजिड बॉडी पहले डायमेंशन चेंज होगी, फिर उसकी वो मूव करेगी। ठीक है, रिजिड एंड नॉन रिजिड बॉडी होगी। उसके बाद हमारी बुक में आगे है जो सिलेबस में कॉन्टैक्ट फोर्सेस, जो फोर्सेस कॉन्टैक्ट में आती है, जैसे फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स क्या होती है? यह अपोजिंग फोर्स है। जब भी हम कोई बॉडी, कोई सरफेस, एक सरफेस दूसरे सरफेस पे मूव करता है तो उस पे एक ये इधर जा रही है तो इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स लगती है। फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा मोशन की ऑपोजिशन में होती है, जो ये फोर्स है कॉन्टैक्ट फोर्स। उसके बाद आ जाती है हमारे पास नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। ये हम पता है हम यूज करते हैं, जैसे आप किसी चेयर पे बैठते हो या मैंने ये अपनी हाथ पे रखा, तो क्या है, इसका जो वेट है डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। ठीक है, और अब इसने गिरने नहीं दिया, इसने क्या किया, अगर इसको ऐसे छोड़ूंगा तो ये एक्सेलरेशन फोर्स ऑफ ग्रेविटी के कारण ये नीचे चला जाएगा, ठीक है ना, ग्रेविटेशन के कारण। लेकिन जब मैंने इसको किया, ये क्या कर रहा है, इसको दबा रहा है मेरे हाथ को, ये वाला डस्टर मेरे हाथ को दबा रहा है और मेरा हाथ उतनी ही फोर्स से इसको ऊपर की तरफ दबा रहा है। दिस इज नोन एज नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। जैसे ये एक बॉडी है, बॉडी इसके ऊपर लाई कर रही है सरफेस पे, तो इसका जो मास वेट है वो डाउनवर्ड एक्ट करेगा mg, और इसी सेम एक फोर्स एक्ट करेगी जिसको कहते हैं नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, वो इसको बैलेंस करेगी, इक्विलिब्रियम में लेके आएगी। इक्विलिब्रियम क्या होता है, एक कंडीशन होती है जिसपे इस बॉडी पे, अब ये बॉडी इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम का मतलब ये है कि इस पे नेट फोर्स जीरो है। नेट फोर्स जीरो का मतलब कैसे है, देखो मैंने
इसको इधर फोर्स लगाई, ये मूव करना शुरू कर दिया। लेकिन इसको मैं इधर से भी लगा रहा, इधर से लगा रहा हूँ, ये स्टेबल है। मींस इधर की फोर्स दोनों बैलेंस कर रही है। इसमें नेट फोर्स 0 है। लेकिन जब ये इधर मूव कर रहा है तो इसकी नेट फोर्स 0 नहीं है, क्योंकि वो इस डायरेक्शन पे जा रही है। तो नेट फोर्स 0 ना होने से मोशन होती है। अगर नेट फोर्स 0 है तो बॉडी विल बी इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, आप चेयर पे बैठे हो तो आप इक्विलिब्रियम में हो। अगर चेयर की वीक है और टूट जाती है तो इट मींस देयर इज अ नेट फोर्स व्हिच इज एक्टिंग डाउनवर्ड। ये इक्विलिब्रियम की कंडीशंस हैं, उसमें नेट फोर्स 0 होनी चाहिए। उसके बाद आ जाती है हमारे पास टेंशन। ये हम कर रहे हैं कॉन्टैक्ट फोर्सेस। मैं एक बार फिर बताना चाहूंगा टेंशन क्या होते हैं। टेंशन, फोर्स ड्यू टू टेंशन। ये हमने एक सरफेस है हमारे पास, हमने एक ये हुक है, हुक के साथ स्ट्रिंग लटकाई, उसके नीचे मास लटका दिया हमने, ये एम है। तो ये स्ट्रिंग, ये मास इसको नीचे खींचेगा, ये हिंज के कारण ये स्ट्रिंग ऊपर जाएगी, तो ये जो फोर्स डेवलप होगी वो टेंशन के कारण होगी। उसके बाद आ जाता है स्प्रिंग। स्प्रिंग के कारण जो फोर्सेस आती है, स्प्रिंग में आप देखो जरा, स्प्रिंग कैसे काम करता है। जैसे हम एक्सक्यूज मी, ये स्प्रिंग है, ये कंप्रेस्ड स्प्रिंग है, हमने इसको कंप्रेस किया हुआ है। जब ये अब ये अपनी पोजीशन पे वापस जाना शुरू करेगा, कोशिश करेगा, तो ये फोर्स बाहर की तरफ लगी, तो ये है रीस्टोरिंग फोर्स। रीस्टोरिंग फोर्स क्या है कि जो उसको वापस अपनी पोजीशन पे लेके आती है, ये रीस्टोरिंग फोर्स। जब हम कंप्रेस करते हैं तो रीस्टोरिंग फोर्स हमारी बाहर को लगेगी, जैसे ये है। अगर ये हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग है, सपोज करो, तो इसको हमने कंप्रेस किया हुआ है ये। अब ये क्या करेगा, इस पे चलो हम कुछ बांध देते हैं, हैंडल चला देते हैं। अब कंप्रेस किया, जब इस पे रीस्टोरिंग फोर्स इधर को लगेगी, ये खुलेगा, तो ये रीस्टोरिंग फोर्स है जो बाहर को लगती है, ये रीस्टोरिंग फोर्स है। दिस इज नोन एज रीस्टोरिंग फोर्स। ये सारी फोर्सेस है कांटेक्ट फोर्सेस की। एक और फोर्स आती है कोलिजन। कोलिजन जब क्या होता है, जब जो दो चीजें आपस में आई, टकराई और फिर मूव करने, ये भी कांटेक्ट फोर्सेस है। ठीक है, नाउ नॉन कांटेक्ट फोर्सेस। ये नॉन कांटेक्ट फोर्सेस सबसे पहले तो हमारे पास आ जाती है ग्रेविटेशनल फोर्स, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। क्या होती है, अर्थ अट्रैक्शन। ठीक है ना, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी क्या होती है, बॉडी पे, कोई भी बॉडी यहाँ पे है, नीचे अर्थ की सेंटर की तरफ अट्रैक्ट होती है, दैट इज ड्यू टू फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। वो हम बिना कांटेक्ट के ऐसे मूव किया, ऐसे नीचे गिरना शुरू करती है, तो फोर्स लग रही है लेकिन कांटेक्ट में नहीं है। ये सारी फोर्सेस कांटेक्ट में है आपस में। ठीक है, दूसरी फोर्स आती है इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होती है वो कहाँ पे होती है, वो हमें मिलती है एटम के अंदर, एटॉमिक पार्टिकल्स, जैसे इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, और उसके बाद आ जाती है मैग्नेटिक। मैग्नेटिक फोर्स क्या है, मैग्नेटिक फोर्स मैग्नेट्स के कारण, आपने देखा होगा नॉर्थ और साउथ है वो अट्रैक्ट कर लेगी। अगर रिपल्शन भी आती है, जब अगर सेम पोल्स आ जाए तो रिपेल हो जाती है, ये होगी हमारी मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, कांटेक्ट फोर्सेस में क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है या ग्रेविटेशनल फोर्स है। जो ग्रेविटेशनल फोर्स है हमेशा अट्रैक्टिव है, ये रिपेल नहीं करती। लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक में जो चार्जेस के बीच में आती है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है, वो रिपेल भी करती है, अट्रैक्ट भी करती है। लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। इसी तरह मैग्नेटिक फोर्स और रिपेल भी करेगी, अट्रैक्ट भी करेगी। ठीक है, और जो ये फोर्स होती है हमारे पास, मैग्नीट्यूड ऑफ दी नॉन कांटेक्ट फोर्सेस हम कैसे निकालते हैं, हमारे पास हमने पढ़ा हुआ है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, F इक्वल्स टू G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ये फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड
डिस्टेंस के बढ़ने से मैग्नीट्यूड जो है कम होता है, फोर्स कम हो जाती है। ये देखो F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, मींस अगर डिस्टेंस डबल कर दें तो जो फोर्स है दो बॉडीज के बीच में वो 1/4 हो जाएगी। इसी तरह डिस्टेंस अगर हम 3 टाइम्स कर दें, बढ़ा दें, तो फोर्स 1/9 हो जाएगी। इसी तरह से अगर डिस्टेंस हाफ कर दें तो फोर्स 4 टाइम बढ़ जाएगी, ठीक है ना। अगर डिस्टेंस कम करेंगे तो फोर्स बढ़ेगी, डिस्टेंस ज्यादा करेंगे तो फोर्स कम होगी, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, बट उसका स्क्वायर करना पड़ेगा। ये जो है नॉन कांटेक्ट फोर्सेस के जो कैरेक्टरिस्टिक है। और उसके बाद आ जाता है हमारे पास न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉ जो है हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे फोर्स में। न्यूटन सेकेंड लॉ इज वेरी इंपॉर्टेंट लॉ। सबसे पहले हमारा है जो फर्स्ट लॉ है। फर्स्ट लॉ को क्या कहता है? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ सेज एवरीबॉडी विल कंटिन्यू इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन until and unless an external force is applied to change its position। ठीक है, अगर बुक है टेबल पे अगर रखी है तो रखी रहेगी जब तक इसको हम बाहर से फोर्स नहीं लगाते मूव करने पे। अगर कोई बॉल है, बॉल मूव करती रहेगी जब तक उसको रोकने के लिए हम फोर्स नहीं लगाते। लेकिन आपने देखा होगा ग्राउंड में अगर बॉल को, फुटबॉल को किक मारते हैं तो वो कुछ देर बाद अपने आप रुक जाती है। उस पर आप कहोगे फोर्स तो लगी नहीं, लेकिन उस पर एक कॉन्टैक्ट फोर्स लग रही होती है, दैट इज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ड्यू टू अर्थ। बिकॉज बॉल का सरफेस और जो ग्राउंड है वो आपस में कांटेक्ट में होते हैं, और जो फ्रिक्शनल फोर्स है दैट इज ए कांटेक्ट फोर्स। वो हमेशा उसकी इंटेंशन क्या होती है? वो हमेशा डायरेक्शन ऑफ मोशन के उलट होती है और उसको धीरे धीरे वो रोक देती है। इसलिए दिस इज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। इसको गैलीलियोस लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। इनर्शिया पता ही है, हमने पढ़ा हुआ है कि इट इज द इनेबिलिटी ऑफ द बॉडी ड्यू टू विच इट अपोजेस एनी चेंज इन इट्स पोजीशन और ऑफ पोजीशन ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, पोजीशन ऑफ रेस्ट, पोजीशन ऑफ मोशन, पोजीशन ऑफ डायरेक्शन। किसी भी तरह से वो बॉडी अगर अपनी जो पोजीशन पे है उसमें कोई भी चेंज आएगा तो उसको अपोज करती है, दैट इज इनर्शिया। तो इसी तरह ये जो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ है, दिस इज नोन एज गैलीलियोस लॉ ऑफ इनर्शिया। अब आ जाते हैं हमारा न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ क्या कहता है हमारे पास? सेकेंड लॉ कहता है हमारे को, जो मैं सेम टू सेम जो आपकी बुक में है मैं वो इसमें लिखूंगा, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉडी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ a body is directly proportional to the force applied of a body is directly proportional to the force applied। ठीक है, and this change takes place in the direction of motion। चेंज किसमें? and this change, किसकी चेंज? this change in momentum takes place in the direction of force applied। ये हमारा है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम हमें पता है दिस इज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। ठीक है, ये हमारा मोमेंटम है। उसने कहा है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अब स्टेटमेंट रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अब चेंज ऑफ मोमेंटम कैसे होगा कि अगर उसकी वेलोसिटी, देखो मास तो चेंज होता नहीं किसी बॉडी का हमारे,
क्योंकि मास तभी चेंज होगा अगर जो ये वेलोसिटी जो है दिस अप्रोचेस टू दिस वेलोसिटी ऑफ लाइट, जब किसी बॉडी की वेलोसिटी ऑफ लाइट के बराबर आती है तो मास चेंज होता है। ये हमारे स्कोप में नहीं है, सिलेबस में नहीं है। तो हमारे जो है हम ये करेंगे कि मोमेंटम तभी चेंज होता है जब वेलोसिटी चेंज होती है, मास हमारा कांस्टेंट है, क्योंकि हमारी जो बॉडी है वेलोसिटी ऑफ लाइट के इक्वल नहीं चलती, ये होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये हमारे सिलेबस में नहीं है अभी, ठीक है ना, ये हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। तो हम कह रहे हैं कि हमारा जो मास कांस्टेंट है, वेलोसिटी चेंज होगी तो ही मोमेंटम में चेंज आएगी। तो चलो देखते हैं कैसे चेंज आएगी। देखिए, एक कंसीडर ए बॉडी मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी u, एक बॉडी जा रही है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है उसकी, इक्वल्स टू u, फाइनल वेलोसिटी आफ्टर टाइम t, फाइनल वेलोसिटी आफ्टर टाइम t बिकम्स v, टाइम इज t, एंड मास है बॉडी का m। ये हमारे पास डेटा है, तो इसमें हमने पहले चेंज इन मोमेंटम निकाले। अब चेंज इन मोमेंटम क्या है, चेंज इन मोमेंटम ये आ जाएगा फाइनल मोमेंटम mv, या अगर हम यहां पे लिखना चाहें इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम सेपरेटली लिख भी लेते हैं। यहां पे हम लिखते हैं, ये इसको लिख देते हैं, ये हमारा इनिशियल मोमेंटम कितना है, इक्वल्स टू mu, फाइनल मोमेंटम इक्वल्स टू mv, ठीक है। अब हम निकालेंगे चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम mv माइनस mu। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम टाइम से डिवाइड कर देते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इक्वल्स टू mv माइनस mu अपॉन t। m कांस्टेंट, ये कॉमन निकाल देते हैं, ये हमारे पास आ गया, ठीक से लिखते हैं इसको, m इंटू v माइनस u अपॉन t, ठीक है। और ये आ गया हमारा m a, क्योंकि हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहती है, v इक्वल्स टू u प्लस at। हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन है एक v इक्वल्स टू u प्लस at, यहां से v माइनस u इक्वल्स टू at, दिस एम्प्लाइज टू a इक्वल्स टू v माइनस u अपॉन t, और यहां से हमने ये a की वैल्यू यहां पे हमने a लिख दिया, ठीक है। ये तो मैंने इसमें कर दिया। अब हम दोबारा इस पे आते हैं, चलो। अब देखो, कहता कि इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड। कैसे आ गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डेल्टा p, इसको डेल्टा p भी लिखते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इसको भी लिख सकते हैं, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू f, इसको ये भी लिख सकते हैं। ये हमारे पास आ गया, इसको ऐसे कर दिया डेल्टा p। अब हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हमारे पास f इज प्रोपोर्शनल टू mv माइनस u अपॉन t, f इज प्रोपोर्शनल टू ma। ये हमने यहां से ले लिया, ये देखो, ये चेंज इन मोमेंटम हमारे पास ये निकाला था ma, मैंने ये चेंज इन मोमेंटम की वैल्यू यहां पे पुट कर दी, और f इक्वल्स टू kma। अब जो k की वैल्यू है एक्सपेरिमेंटली हमने निकाली है, k इक्वल्स टू 1, f इक्वल्स टू ma, ये हमारा रिलेशन आ गया। एंड दिस इज द फॉर्मूला फॉर फोर्स। जो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन इज कॉल्ड रियल लॉ ऑफ मोशन, बिकॉज ये डेफिनेशन ऑफ फोर्स देता है। हमने यहां से चले कि फिर से करते हैं, चलो। द रेट ऑफ सेकंड लॉ ऑफ मोशन कहता द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम of a body is always proportional to the force applied
एंड दिस चेंज इन मोमेंटम टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड, और चेंज उसी डायरेक्शन में होगी जिस डायरेक्शन में हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। अब हम इसके अकॉर्डिंगली डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, ये क्या चेंज है, डेल्टा, ये जो ट्राइंगल होती है इसको हम डेल्टा इक्वल्स, इसको बोलते हैं डेल्टा, ये चेंज शो करता है, ये चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम, यही है, ये फॉर्मूला यही बता रहा है हमारा, चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम, तो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। अब चेंज इन मोमेंटम हमने यहाँ पे निकाल दिया, यहाँ मैंने ये वाली वैल्यू ले ली, यहाँ से मैंने ये वैल्यू पुट कर दी, एफ प्रोपोर्शनल टू दिस। अब हमने इसकी जगह हमने ये निकाल दी थी एम में, अब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हमने रिमूव करना था, के, वेयर के इज कॉल्ड कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी विच इज 1, सो हमारी एफ इक्वल्स टू एम में आ गया। ठीक है, ये हमारा सेकंड लॉ ऑफ मोशन है, हमें फोर्स की डेफिनेशन भी दे दी, फोर्स का फॉर्मूला दे दिया। अब ये बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर